हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है प्रथम सेमेस्टर का बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, तो इसके हम लोग बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि आप लोग को पता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और अभी जब आप सॉल्व करेंगे तो खुद से देख लेंगे कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं लेकिन होता आंसर वही है ना। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना रहेगा। क्यों करना रहेगा सब्सक्राइब? क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि संस्कृत की क्लास ली थी, उसके बाद हमने कहा था अभी बाल विकास की क्लास आएगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो हम फिर से यही बात कह रहे हैं। अब बाल विकास में हम आप लोगों के लिए ये चीज़ बता रहे हैं कि संस्कृत की क्लास हो चुकी है, जिसमें आपके जितने भी 2016 से 2023 तक के जितने भी अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें एक ही क्लास में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आप लोग वो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि हर एक क्लास की प्लेलिस्ट भी बन रही है और साथ साथ में आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं वो सॉल्व कराए जा रहे हैं। अभी आप लोगों के और भी जो इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी आप लोग कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं। और जिन लोगों ने तो सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें तो सिर्फ एक ही बार करना रहता है, सब्सक्राइब तो बार बार नहीं करना रहता है। तो चलते हैं, सबसे पहले 2016 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है। तो बाल विकास यानी बच्चों का विकास, और जो इनकी अवस्थाएं हैं तो उसमें देखिए 4 या 3 या 5 या 6। तो इसमें जो आंसर आपका हो जाता है 3 अवस्थाएं हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों के बारे में जान रहे हैं, छोटे बच्चों के बारे में। क्योंकि विद्यालय में बच्चा कब तक रहता है, तो 18 ईयर्स तक लगभग रहता है ना। तो इनको 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी? तो आपकी शेषवावस्था हो जाती है। कौन सी हो जाती है? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं शेषवावस्था हो जाती है। और उसके बाद आपकी कौन सी हो जाती है? तो आपकी बाल्यावस्था हो जाती है, बाल्यावस्था हो जाती है। और उसके बाद आपकी हो जाती है किशोरावस्था। ठीक है ना। तो ये 3 अवस्थाएं हो जाती हैं। और एक चीज़ और बता दें, किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा जाता है। किसने कहा है? तो स्टैनले हॉल ने कहा है। उसके बाद चलते हैं, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है। तो जैसे कुछ बच्चों में क्या होता है, जो गुण होता है यानी उनमें खूबियाँ होती हैं वो सीखता है ना। और कुछ खूबियाँ ऐसी होती हैं जो उसे गॉड गिफ्टेड मिलती, कहते नहीं कि ये खूबियाँ इसे गॉड गिफ्टेड मिली हैं। तो उसको कहेंगे क्या? अनुवांशिकता, परिपक्वता, वातावरण या आत्मसातन। तो वातावरण से तो जो बाहरी, जैसे उसने अपने घर से सीखा, अपने पड़ोसियों से सीखा, है ना, आसपास के लोगों से सीखा, तो वो हो जाता है वातावरण से। और मैच्योरिटी, परिपक्वता, यानी वो जब जितना मैच्योर हो रहा है, चीज़ों को सीख रहा है, चीज़ों को जान रहा है, तो वो मैच्योरिटी हो जाती है। लेकिन अनुवांशिकता जो अपने पूर्वजों से उसने प्राप्त की है तो वो अनुवांशिकता में आ जाता है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद है, वृद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो हिलगार्ड ने, वेबर ने, थर्स्टन ने, या आपका हो जाता है थॉमसन ने। तो यहाँ पे आंसर आपका है थर्स्टन, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? तो CAT या TAT या MAT या भाटिया बेटरी परीक्षण। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाता है वो आपका एप्रोप्रिएट आंसर आपका हो जाता है भाटिया बेटरी परीक्षण। ठीक है। अब क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है? तो संज्ञानात्मक का मतलब होता है बौद्धिक, बुद्धि से और जानना। यानी संज्ञान, जैसे हमने कहा कि आपके संज्ञान में वो चीज़ नहीं थी क्या, तो हमने आपसे ये कहा क्या आप उसको, आपकी जानकारी में वो चीज़ नहीं थी क्या, ये चीज़ होती है। तो संज्ञान मतलब होता है जानकारी और इसका संबंध बुद्धि से होता है। तो इन्होंने कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है जीन पियाजे ने? तो 4 अवस्थाओं का किया है। कौन कौन सी? तो सबसे पहले संवेदी गामक अवस्था हो जाती है जो आपकी हो जाती है 0 से 2 वर्ष। और उसके बाद आपकी हो जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको कहेंगे। तो ये हो जाती है 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष हो जाती है। और उसके बाद आपकी हो जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष रहती है।
0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11 और उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, तो वो 11 से अबव होती है। ठीक है ना। तो इस तरह से चार अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पे आपका बा ऑप्शन राइट हो जाता है। और इसमें कौन कौन सी है? संवेदीगामक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त और आपका औपचारिक या अमूर्त आप कह सकते हो। वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाती है। तो नवीन रचना यानी आप इस तरह से समझ लें, जैसे कोई बच्चा है, कोई चीज़ है, आप क्लास में बच्चा क्या कर रहा है, कुछ नई चीज़ें आप उसको सिखा रहे हो, वो अपना कुछ क्रिएटिविटी, कुछ चीज़ें करके वो सीख रहा है, खुद से स्वयं से करके सीख रहा है। तो यानी क्या है? सृजनात्मकता हो जाता है ना। तर्क यानी तर्क ये होता है सृजनात्मकता, यहाँ पे आंसर हो जाता है। तर्क मतलब वो सोच रहा है। कल्पना यानी वो जो उस बीत चुका है चीज़ों को, उसको वो सोच रहा है। कल्पना यही तो करना होता है। यानी कल्पना का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई कहानी सुनाई, मान लीजिए यहाँ पे बीतने की बात नहीं होती, जैसे कि कहानी सुनाई, ठीक है, तो बच्चा क्या है? कल्पना करता है। जैसे आपने कहा एक राजा था, तो बच्चा जैसे माइंड में क्या करेगा वो, हाँ, एक राजा की तस्वीर अपने माइंड में कर लेगा। फिर एक रानी थी, तो वो भी उसकी तस्वीर। फिर रानी राजा के पास एक घोड़ा था, तो घोड़ा था। अब वो बच्चा क्या करेगा? बहुत सजा हुआ घोड़ा था, बहुत अच्छा था, बहुत हेल्दी था। इस तरीके से जैसे हम लोग कहानी सुनते थे, भाई छोटे छोटे थे तो कहानी सुनते थे, तो ऐसे ही तो माइंड में चीज़ें आ जाती थी। कोई कहता था एक राजा था, एक रानी थी, उसका एक बहुत बड़ा राजमहल था, तो राजमहल वो ऐसा लगता था सामने आ गया। यानी वो हमने क्या किया? कल्पना की। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन, ये आंसर आपका नहीं होगा, हमने इसके बारे में आपको बताया है, लेकिन आंसर यहाँ पे क्या होगा? सृजनात्मकता। यानी वो मानवीय योग्यता जिसके आधार पर क्या है? जिसके आधार पर वो किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है, यानी नई रचना और विचार कर रहा है, तो वो सृजनात्मकता आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार यानी जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, जो इंसान है, वो क्या है? उसका जो पूरा व्यवहार है। जब व्यवहार क्या होता है भाई, बच्चे में कैसा व्यवहार होता है? जब बच्चा पढ़ता नहीं है, जो चीज़ें सीखता नहीं है, वो व्यवहार देखिए आप। छोटा बच्चा है, वो व्यवहार देखिए। उसके बाद जब वो बच्चा पढ़ जाता है, कुछ आगे बढ़ता है, तो वो व्यवहार देखिए। यानी ज्ञान से उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है? ये चीज़ तो व्यवहार की हो गई। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है क्या कहलाता है? तो व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है ना। क्या है? व्यक्तित्व कहलाता है। रुचि मतलब इंटरेस्ट हो जाता है। कल्पना जो अभी हमने बताया कि अगर आप कोई कहानी सुना रहे, मान लीजिए आपने राजा रानी की सुनाई या खरगोश कछुए की सुनाई, तो उसके सामने वो कछुआ भी आ गया, वो खरगोश भी आ गया, ये हो जाती है कल्पना। जैसे कहते हैं कल्पना करो, यानी इमेजिन करो, सोचो, वो चीज़ हो जाती है। प्रेरणा, आप किसी को प्रेरणा दे रहे हैं कि नहीं तुम ये कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, ऐसा होता नहीं है। उसके बाद आपका हो जाता है TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो सी कोई एवं बैकमैन, थॉम्सन, हरमन रोशार्क, मरेव मार्गन। तो इसमें आपका मरेव मार्गन हो जाता है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण तो क्या कहलाएगा? प्रेरणा या प्रत्यक्षीकरण या अधिगम या संवेदना। तो अधिगम होता है, यानी सीखना। और सीखने से क्या होता है? अनुभव और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन क्या होता है? अधिगम होता है। भाई बच्चा जब पढ़ता है, लिखता है, तो क्या होता है? उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है ना, वो दिखाई पड़ता है। उसके मैनर्स दिखाई पड़ते हैं, उसकी मैच्योरिटी दिखाई पड़ती है, सभी चीज़ें दिखाई, उसकी बातचीत करने का आपको लहजा दिखाई पड़ता है, उसके उठने बैठने का तरीका आप समझ जाओगे कि हाँ इसने ज्ञान प्राप्त किया है। तो यही तो अधिगम है ना, क्योंकि इसने सीखा है, लर्निंग की है। बालक के कोशों में पेशियों के समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन किसके साथ? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझते चलिए। बालक के कोशों एवं पेशियों के समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है परिपक्वता या अभिसरण या सामंजस्य या प्रत्यक्षण। तो परिपक्वता हो जाता है, यानी मैच्योरिटी हो जाती है।
क्यों? क्योंकि बालक के कोशियों पेशियों के समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन, क्योंकि उसके कोश पेशियों के समय के साथ परिवर्तन भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कल जो थे वो आज नहीं है, है ना। हम लोगों की जो अवस्था थी भाई, शिशुअवस्था थी कुछ और थी, बाल अवस्था कुछ और हुई, उसके बाद मैच्योरिटी आई, किशोर अवस्था आई, उसके बाद मैच्योरिटी आ गई। तो मैच्योरिटी यानी परिपक्वता हो जाता है। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो अगर यहाँ पे बात कर लें हम थॉर्नडाइक के नियमों की, तो इन्होंने गौड़ नियम भी दिए और मुख्य नियम भी दिए। तो मुख्य नियम इनके कितने हो जाते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन ही मुख्य नियम का ही है, तो मुख्य नियम इनके 3 हो जाते हैं, और गौड़ नियम की अगर बात करें तो 5 हो जाते हैं। ठीक है, तो मुख्य नियम में आपका हो जाता है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम हो जाता है। तत्परता में क्या होता है कि बच्चा तैयार होता है, जैसे कोई बच्चा है वो कार्य करने के लिए अगर तैयार है तो क्या होगा, अगर वो तैयार होगा तो वो चीज़ों को सीखेगा, और अगर तैयार नहीं होगा तो वो आप उसको सिखा नहीं सकते। अभ्यास का नियम ये कहता है कि अगर बच्चा अभ्यास कर रहा है तो चीज़ें सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप ही पढ़ रहे हो और उसका अभ्यास ना करो, रिवीजन ना करो, तो क्या चीज़ें याद रहेंगी? नहीं रहेंगी। तो अभ्यास और प्रभाव का नियम ये होता है कि जैसे उस पर कोई प्रभाव पड़ रहा है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि अगर बच्चा कुछ कर रहा है और आपने क्या किया, उसको शाबाशी दे दी, ठीक है, तो यानी क्या हुआ कि बच्चा वो काम अच्छे से करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो उसको क्या हो गया, क्योंकि वो तैयार भी, अभ्यास भी कर रहा है, और प्रभाव का नियम ये कहता है कि उस पर प्रभाव पड़ता है कि आपने उसको यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि आप उसको एक शाबाशी दे रहे हैं, कि एक अगर उसने कोई अच्छा काम किया तो उसको आप गिफ्ट दे रहे हैं, तो इस तरीके से ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया? तो पावलोव, ये चीज़ है हम आपको बताते हैं, पावलोव का कुत्ता, थॉर्नडाइक की बिल्ली, और कैसे हमने आपको बताया था कि हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि पावलोव का कुत्ता और थॉर्नडाइक की बिल्ली और स्किनर का चूहा और कोहलर का चिंपैंजी। तो इस पे हमने एक ट्रिक बनाई, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया है? तो बिल्ली पर, वनमानुष पर, कुत्ते पर या मेढक पर? तो कुत्ते पर किया। उन्होंने क्या किया था? स्टिमुलस, यानी जो उसका उद्दीपक था, यानी भोजन था। तो क्या हुआ कि कुत्ते को एक पिंजड़े में बंद कर दिया गया था, और उसके बाद उसको क्या, भोजन दिखाया गया। भोजन जब भाई कोई इंसान, भूखा इंसान हो या जानवर हो या पशु या पक्षी कुछ भी हो, भूखा होगा और खाने को देखेगा तो उसके मुंह में लार आ जाएगी। आप ही जाएं शॉप पे जाएं या बाहर जा रहे हैं, बाज़ार की तरफ जा रहे हैं, वहाँ कहीं पे गर्मा गर्म समोसे बन रहे हैं, भाई देख के तो मुँह में लार आ जाती है, क्योंकि ये स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ होता है किसी के साथ नहीं होता, सभी के साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये कुत्ता था भूखा, और इसने जब भोजन को देखा, यानी उद्दीपक इसका स्टिमुलस है ये, ठीक है ना, तो इसने रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स क्या, जो इसने लार फेंकी। ठीक है, तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि घंटी बजी, फिर भोजन आया तो इसके मुंह में लार आई। फिर एक टाइम के बाद, क्योंकि जो ये कार्य हो रहा था, तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में कुत्ते ने सीख लिया, एक ही दिन में लार आई, दूसरे दिन घंटी को देख के, ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर वर्क किया जाता है, 50 बार ऐसा किया गया होगा, तब जाके इस तरह से प्रक्रियाएं हुई होंगी, है ना। तो क्या हुआ, फिर एक टाइम ऐसा आया कि सिर्फ घंटी को बजाने पर लहर आ जाती थी, क्योंकि कुत्ते का ये था कि उसको ये पता था कि जब घंटी बजती है तो हमें भोजन मिलता है। तो भोजन मिलता है यानी घंटी की आवाज़ से उसके मुंह में लार आ जाती थी। तो यही जो नियम हो जाता है। तो इन्होंने किस पे ध्यान दिया था? तो इन्होंने स्टिमुलस यानी उद्दीपक पर जोर दिया था, और इनकी जो थ्योरी कहलाई थी तो एस टाइप थ्योरी कहलाई थी, यानी इनकी थ्योरी का नाम हो जाता है एस टाइप थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया? तो कुत्ते पर किया, और इन्होंने सबसे ज़्यादा किस पे? तो स्टिमुलस पर। ठीक है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर करके किया? तो यहाँ पे देखिए थॉर्नडाइक आ गए।
यहाँ पे अभी पावलाव थे, अब थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया था, बिल्ली, भूखी बिल्ली को पिंजरे पे बंद किया था, पिंजरे में बंद किया था, और उसके सामने क्या रखा था, उसके सामने यानी पिंजरे से बाहर मछली रखी थी। मछली कैसी थी, मृत मछली थी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो मछली थी तो वो कैसी थी। तो जो मछली थी तो वो भूखी मछली थी, सॉरी मछली बता रहे, मृत मछली थी, भूखी तो बिल्ली थी। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, ठीक है ना। कोहलर ने सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, तो जो कोहलर का सिद्धांत है वो किस नाम से जाना जाता है, तो पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत, पुनर्बलन सिद्धांत और उद्दीपन सिद्धांत या क्रियात्मक सिद्धांत। अब यहाँ पे तो ये लोग गेस्टाल्टवादी थे, कोहलर कौन थे, गेस्टाल्टवादी, और इसको एक नाम से और जाना जाता है पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत। तो यहाँ पे ये आपका हो जाता है, ठीक है ना। और कोहलर ने किस पर किया था, तो वनमानुष पर यानी चिंपैंजी पर। उनके चिंपैंजी का नाम क्या था, तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। क्या कैसे हुआ था कि इन्होंने भी यही चीज़ की थी, पिंजड़े में तो इसको बंद किया गया था, लेकिन क्या था, यहाँ पे बॉक्स रख दिए गए थे। इन्होंने कई प्रयोग किए थे, तो एक में बॉक्स रखा था, एक में स्टिक्स रख दी थी, और स्टिक्स ऐसी रखी थी जो एक दूसरे से जुड़ पाएँ, जुड़ने के बाद वो लंबी हो जाएं। और बॉक्स रखे थे, तो एक जो इन्होंने एक प्रयोग किया था तो बॉक्स पर, तो जिसमें बॉक्स अलग अलग रखे थे, और केले जो है छत पे यहाँ पे इस तरह से टांग दिए गए थे। फिर क्या था, भूखा ये बंदर था, यानी जो सुल्तान नाम का चिंपैंजी था, ये भूखा था, और इसने क्या किया कि अब ये केले तो हमको पाने हैं, क्योंकि हमारी तो भूख लगी, हमको तो भाई खाना है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसने बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा, इसने दिमाग चलाया, पहले तो इधर उधर घूमा फिरा कि क्या करें कैसे क्या करें, केले हमको चाहिए, हमारे भूख लगी, हमको खाना है। लेकिन उसके बाद इसने क्या किया, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा और इसको मिल गई, यानी अचानक से सूझ आ गई, तो इसीलिए सूझ का सिद्धांत भी कहलाता है। और स्टिक्स वाले में भी यही हुआ कि केले ऊपर टंगे हुए थे और इसके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं थी जिससे वो ऊपर प्राप्त कर पाता, लेकिन उसने स्टिक एक पहले उठाई तो नहीं गया वहाँ तक, हाथ उसका नहीं पहुँचा। फिर उसने सोचा, करता रहा इधर उधर थोड़ा बहुत। भाई ऐसा नहीं है कि एकदम से किसी के अक्ल आ जाती है, हम ही लोग हैं अगर कोई वर्क कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है एकदम से, लेकिन हाँ माइंड में बाद में चीज़ें, अरे ऐसे कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था, है ना। तो उसने क्या किया, फिर वो स्टिक्स और उठाई और उसको एक में जोड़ता चला गया, और लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पे वो था चिंपैंजी, और इस तरह से स्टिक्स केले तक चली गए और केले उसको प्राप्त हो गए, ठीक है ना। तो ये सूझ का सिद्धांत कहलाता है। व्यक्ति की वह मनोस्थिति थी जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है, कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है, तो मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है, ठीक। अब यहाँ पे आपके 2017 के क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए हैं, देख लेते हैं। 2017 में पहला क्वेश्चन है, बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बाल विकास की अवस्थाएं 3 होती हैं, कौन सी, शिशुअवस्था, बाल अवस्था और किशोर अवस्था, ये 3 अवस्थाएं हो जाती हैं। और देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसका मतलब कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है, बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, या बाल समायोजन की दृष्टि से, तो बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से। तो सा ऑप्शन राइट है। किशोर अवस्था बड़े तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था या कथन किसने कहा है, तो ये किलपेट्रिक ने या स्टेनले हॉल ने या टी.पी. नन ने या वॉटसन ने। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो स्टेनले हॉल हो जाता है, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि जो किशोर अवस्था होती है वो तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा कैसा होता है उसको खुद ही नहीं मालूम होता क्या करना है हमें और क्या नहीं करना है, उसको आज़ादी वाली ज़िंदगी चाहिए होती है। उसको क्या होता है, वो उसमें इतने परिवर्तन होते हैं, इतने बदलाव होते हैं, शारीरिक मानसिक, मतलब शारीरिक तो बहुत सारे बदलाव होते हैं। वो सोच रहा होता है कि ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है, तो मतलब वो सोच नहीं पाता है। और यही एज एक ऐसी एज होती है जिसमें बच्चा चाहे तो कुछ बन सकता है और बच्चा गलत राह पे भी इसी एज में जाता है। क्यों चला जाता है, ऐसा होता क्यों है, हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये बच्चा इस स्टेज में आता है, इस एज में आता है, तो क्या होता है उसमें अचानक से सारे परिवर्तन होते हैं। वो ये इन सब बातों को डिस्कस नहीं कर पाता है, फिर वो बनाता है अपनी एक टोली, वो अपने फ्रेंड सर्किल में इन सब चीज़ों को शेयर करता है। और जब शेयर करता है तो वो वहाँ के अकॉर्डिंग, वो अपनी टोली के अकॉर्डिंग अपनी जो
संगी साथी होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो रहने लगता है। अगर इसके साथी इसके अच्छे हैं तब तो अच्छा सब कुछ है, तो गलत राह पे नहीं जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, बच्चा गलत राह पे चला जाता है, फिर वो उसमें जो बाल अपराध करने के मतलब वो बाल अपराधी भी बन जाता है। वहीं से उसका मतलब या तो कहते नहीं कि दो रास्ते हैं, और या तो वो बहुत अच्छे रास्ते पे जाएगा जहाँ पे वो उसके भावी जीवन का निर्माण होता है, या बहुत ही ख़राब रास्ते पे चला जाएगा जहाँ पर इसकी सारी ज़िंदगी बेकार हो जाती। क्या हो जाता है, सारी ज़िंदगी बेकार हो जाती है। इसलिए इस एज में बच्चों के साथ बहुत ही खुल के बात करनी चाहिए, और घर ये कह देना चाहिए इस एज के अकॉर्डिंग जो बच्चे होते हैं इस एज पे, तो उनसे ये कह देना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें हो तो ऐसा नहीं है तुम बाहर नहीं, हमको सब कुछ बताओ। जो मम्मी पापा है वो कहे हमको सब कुछ बताओ, और ऐसा उसको विश्वास में ले लो कि वो हर एक छोटी छोटी बात भी वो तुमको आके बताए। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। सीएल, हल, पावलाव और थॉर्नडाइक या वुडवर्थ। तो इसमें आपका हो जाता है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो थॉर्नडाइक की कौन, तो पावलाव का कुत्ता, और थॉर्नडाइक की बिल्ली। बिल्ली ने बहुत सारे प्रयास किए, अचानक उसका पैर कहाँ पे पड़ जाता है, तो पिंजड़े में बिल्ली बंद होती है, और बिल्ली जब बंद होती है तो वो भूखी होती है, यहाँ पे उसका भोजन रखा होता है यानी मछली रखी होती है। इसको देख के क्या करती है, इधर उधर फिरती है, फिर अचानक से उसका पैर लग जाता है और पिंजड़ा खुल जाता है। यानी इसमें क्या है कि वो भूल भी करती है, ऐसा नहीं है कि बच्चा एक बार में चीज़ों को नहीं सीख लेता है, वो प्रयास करता है, त्रुटि भी करता है, प्रयास भी करता है, त्रुटि भी करता है, और लास्ट में सीख जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, तो मध्यमान, मध्यांक, प्रसार, बहुलक। तो इसमें आपका कौन सा हो जाता है, तो इसमें आपका प्रसार हो जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द। तो परिवर्तन होता है, क्योंकि भाई किशोर अवस्था में अभी हमने बताया इतने परिवर्तन होते हैं कि वो बच्चा खुद ही नहीं समझ पाता कि ये परिवर्तन आखिर हो क्यों रहे हैं। उसके मन में इतने सवाल चलते हैं कि कुछ कहने के नहीं। तो इसीलिए स्टैनले हॉल ने कहा है कि ये एज जो है वो तनाव, तूफान और संघर्ष की एज हो जाती है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है, तो पोषण है, लिंग भेद है, तनाव है, लेकिन संस्कृति नहीं है। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, तो अवधान कहलाता है, प्रेरणा कहलाता है, प्रतिकार कहलाता है, या अधिगम कहलाता है। तो क्या है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा। तो भाई आपने अभ्यास किया और अनुभव किया, तो यानी आपने क्या क्या सीखा, और सीखना यानी क्या होता है, अधिगम होता है ना। और प्रेरणा, किसी को आप मोटिवेट कर रहे हैं, तो मोटिवेट का मतलब है कि हाँ तुम ये कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, तुम डीएलएड में निकल सकते हो, तुम सीटेट क्लियर कर सकते हो, तुम सुपर टेट में बैठ सकते हो, वहाँ पे एक सीट पक्की कर सकते हो। यानी आपको कोई प्रेरणा दे रहा है, कोई आपको मोटिवेट कर रहा है। क्योंकि कहते नहीं है कि जितना ज़्यादा आपको कोई मोटिवेट करेगा आप उतना पॉजिटिव थिंकिंग में जाएंगे, और डीमोटिवेट से आप नेगेटिव थिंकिंग में जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग कहते नहीं अरे बस भाई बहुत हो गया, अब इतना पूरी ज़िंदगी निकाल दोगे पढ़ते ही पढ़ते। क्योंकि जो ये एज आ जाती है, तो ऐसी एज आ जाती है कि लोगों के ताने सुनने वाली एज है ना। तो लोगों के ताने सुनने की, अब शादी नहीं करोगे क्या, अब वो पढ़ाई बहुत हो गई, और अब अभी वो बैठी हैं, तो अभी तक उनको नई जॉब मिली, तुमको क्या मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो बैठे हैं उनको हो सकता है उन्होंने कोई कमी रखी हो, इसीलिए तो होता है। तो जब भी आप किसी को क्या करें तो उसको प्रोत्साहित करें, हतोत्साहित ना करें, क्योंकि यह नेगेटिव होता है, और प्रोत्साहित क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आप जितनी उसमें नेगेटिविटी भर देंगे वो नेगेटिव हो जाएगा, जितनी आप पॉजिटिविटी भर देंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही आपका प्रेरणा हो जाता है। ठीक है, बाकी आंसर आपका अधिगम है। पदों के योग से पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है, तो वो प्रसरण माध्य का बहुलक माध्य, तो ये माध्य हो जाता है। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है, तो किशोर अवस्था, शिशु बाल अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। तो आपका किशोर अवस्था, क्योंकि इस एज में बच्चा क्या चाहता है, हम स्वतंत्र हो, हम वो किसी का कहना नहीं मानता है। ऐसा है, या तो बहुत ही अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा आप कहोगे कि हमारा ये बच्चा है तो इसमें पैसे वसूल, वो वाली एक बात होती भी, बड़े कह देते हैं पैसे वसूल है इस बच्चे में हमारे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कोई काम नहीं सुनेंगे,
और क्या होगा, वो बिल्कुल आज़ाद रहना चाहते हैं कि हमको कोई रोके नहीं टोके नहीं, हम जो कर रहे हैं मतलब हम शहंशाह हैं, ये समझो कि बस हम शहंशाह हैं, जो कुछ हम कह रहे हैं वो सही है, जो चीज़ दूसरा कह रहा है वो गलत है, हम जो कहें हमारे हाँ में हाँ मिलाओ, ये वाली एज ये होती है। ठीक है, तो वो स्वतंत्र रहना चाहता है, वो किसी के ये नहीं कि बंदिशें पाबंदी वो सब उसको नहीं पता है कि वो हमको किस तरह से उसका सामना करना है, नहीं, वो बिल्कुल आज़ाद रहना चाहता है बच्चा। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना है। स्मृति या कथन किसका है, तो ये कथन वुडवर्थ का है। CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होते हैं, तो 1 से 5 वर्ष, 3 से 11 वर्ष। इसमें ये होता है कि 15 वर्ष तक नहीं पहुंचना चाहिए, तो जब 15 वर्ष तक पहुंचना नहीं है तो 3 से 11 वर्ष तक हो जाता है। और उसके बाद है संवेग का प्रकार नहीं है, तो संवेग कितने होते हैं भाई, क्रोध है, भय है, प्रेम है, लेकिन ध्यान नहीं है। इसमें संवेग में ये सभी चीज़ें हो जाती हैं, तो यही तो गलत होंगी, जो सही है वही गलत होगा। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है तो 140 से अधिक ही होती है, तो यानी यहाँ पे 140 ही आपका मिल गया। और पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियाँ तो 4 हैं, ये देखिए रिपीटेड है क्योंकि वे संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो 11 से प्लस होती है, यानी कि 4 अवस्थाएं होती हैं। उसके बाद 18 यानी 2018 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, समझ लेते हैं। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब भाई करते रहें, लाइक सब्सक्राइब करने में आप लोग कंजूसी ना किया करें, और अगर चैनल पर नए हैं और अभी विजिट किया है तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। किशोर अवस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। अब देखिए कितनी बार घूम फिर के क्वेश्चन आ रहा है, या तो ये पूछ लेते हैं स्टेनले हॉल ने कहा क्या कहा, या किशोर अवस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा, मतलब घूम फिर के क्वेश्चन वही आ रहे हैं। तो स्टेनले हॉल ने कहा मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र से मापन किया जाता है, किसका, तो बुद्धि लब्धि का किया जाता है। हमने आपको बताया था मावा से, आप लोग समझें, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है, तो ज्ञान योग्यता सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता यानी क्या है, तो सृजनात्मकता आपका क्रिएटिविटी हो जाता है ना, तो यानी यहाँ पे आंसर आपका यही है। शारीरिक रचना बुद्धि रुचि व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या, तो भाई भिन्न है क्योंकि हर व्यक्ति, कोई लंबा है तो कोई छोटे कद का है, तो कोई मोटा है तो कोई पतला है, तो कोई गोरा है तो कोई काला है ना, तो क्या है उसमें व्यक्तित्व भिन्नता है। व्यक्ति क्या है, व्यक्तित्व भिन्नता है, तो यही क्योंकि यहाँ पे कहा गया है बुद्धि रुचि व्यक्ति आदि एक दूसरे से भिन्न है, तो इसमें बुद्धि भी भाई किसी की बुद्धि सामान्य होती है, किसी की बहुत प्रतिभाशाली प्रखर बुद्धि के होते हैं, कोई मंदबुद्धि बालक होते हैं, है ना, कोई पिछड़े बालक होते हैं, तो इस तरह से यानी व्यक्तित्व भिन्नता के अंतर्गत ये आते हैं। संज्ञानात्मकता क्षमता की कमी से व्यक्तित्व की कठिनाई होती है, शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यावसायिक विकास में, समायोजन में, तो बौद्धिक विकास इसका राइट आंसर हो जाता है। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है, तो शारीरिक विकास का सिद्धांत, भावात्मक विकास का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या ज्ञानात्मक सिद्धांत तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है, तो कल्पना, चिंतन, तर्क या स्मृति, तो यहाँ पे आपका कल्पना हो जाता है क्योंकि कल्पना क्या होती है कि परोक्ष वस्तुएं, परोक्ष मतलब अमूर्त, जो अमूर्त हैं, जो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, तो उसमें क्या है वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना। भाई कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, हम आपको क्या बता रहे हैं, हमने कहा कि भाई एक राजा था, आपने सोच लिया, सामने तो नहीं है, एक रानी थी, आपने सोच लिया, मतलब आप कल्पना कर रहे हो, आप वहाँ पे मतलब काल्पनिक दुनिया में आप चले गए हो, है ना, तो वो चीज़ आपको हो जाता है, तो इसको कल्पना कहते हैं, ना कि द ऑप्शन राइट नहीं है आपका। उसके बाद आपका हो जाता है किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभव को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है, तो क्या कह रहे हैं कि किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभव, है ना, तो जो गत अनुभव होते हैं वो क्या है, तो यहाँ पे आपका देखिए तर्क नहीं है, आपका कल्पना भी नहीं, स्मृति भी नहीं, बचा एक ऑप्शन चिंतन। तो आप क्या करेंगे, जैसे पिछले अनुभव हैं और आपने क्या किया, उस पर चिंतन किया, सोचा विचारा और आपने उस पर वर्क किया, तो आपने क्या किया, चिंतन किया आपने, ठीक है,
तो यानी आपका ऑप्शन राइट है। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या है, संवेगात्मक का मतलब जैसे आपने कोई अच्छी बात सुनी या आपने कोई बुरी बात सुनी, तो संवेगात्मक जो होता है कि भाई अच्छी सुनी तो बहुत खुश हैं, गम वाली सुनी तो बहुत दुखी हैं, तो ये संवेग होते हैं, है ना। तो विभिन्न परिस्थितियों में जो समायोजन, इसमें एक समायोजन भी करना होता है। भाई अभी आपने हमें कोई बहुत अच्छी खबर सुना दी, हम किसी भी मतलब दुख में बैठे हैं, सुख में बैठे हैं, या किसी भी कोई भी परिस्थिति में बैठे हैं, लेकिन आपने हमें बहुत अच्छी बात बताई, बहुत खुशी की बात बताई, तो हमारे जो संवेग हैं, हम भाई हंसने भी लगेंगे, अरे वाह करेंगे, आपको मतलब इसमें बधाई भी देंगे, तो ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। तो यानी इसमें संवेगात्मक विकास हो जाता है। उसके बाद है सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा। तो अधिगम वक्र या पठार वक्र या संप्राप्ति वक्र या बुद्धिलब्धि वक्र आपका हो जाता है। तो आपको हम बताते हैं कि जो वक्र होता है तो इस तरह से होता है ना। तो आप इसको समय या समय, भाई आप कह सकते हो प्रयास, क्योंकि आप कोई चीज़ करोगे, अगर प्रयास करोगे तो उसमें समय भी आप दोगे, और आपका ये अधिगम हो जाता है ना, इस तरह से अधिगम हो जाता है। और आपने क्या किया, नया आपने सीखा, यहाँ पे आपने जो सीखा तो वो नया सीखा, लेकिन इतना आपने सीखा और उसके बाद इसके बाद आप सीख रहे हैं लेकिन सीख नहीं पा रहे हैं, यानी आप पठार बन गया, पठार बन गया, इसको कहते हैं पठार। ठीक है, जब नया नहीं सीख पाते हैं तो ये हो जाता है पठार। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, ये तो पठार वक्र हो गया, तो ये तो आपका आंसर है नहीं, बुद्धिलब्धि वक्र भी नहीं है, संप्राप्ति वक्र, अधिगम वक्र ये हो जाता है। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। या थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले कि प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है, प्रभाव का नियम जैसे पॉजिटिव वे में जाना होता है। पॉजिटिव वे में जैसे कि भाई अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे घर वाले हमको शाबाशी दें, हाँ भाई बच्चा बहुत अच्छा है, बैठ के पढ़ता है, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ता है, या हमने कोई अच्छा काम किया, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पे वो प्रभाव पड़ रहा है, कैसा, तो पॉजिटिव। और प्रभाव 2 तरह का होता है, नेगेटिव भी होता है कि भाई कोई काम हमने ऐसा कर दिया, आपने हमको डांट दिया, मार दिया, है ना, और हमेशा आप हमको गलत ही कहते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, हम डिमोटिवेट होते हैं। लेकिन जब पॉजिटिव आप करते हो तो उसमें शाबाशी आप हमें दे रहे हो, हमें गिफ्ट दे रहे हो, हमारी तारीफ़ कर रहे हो, तो ये क्या है, ये प्रभाव का नियम है। तो ये मुख्य नियम में हो जाता है। तो ये तो खैर यहाँ पे नहीं, क्योंकि तत्पर होने की बात हो रही है। अभ्यास का नियम ये होता है कि जैसे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, लेकिन उसको एक बार सीख के और रख दिया तो क्या वो आपको याद रहेगा, नहीं, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना याद रहेगा। जैसे आप कोई चीज़, एक चीज़ पढ़ते हो, मान लीजिए क्वेश्चन ही आप पढ़ते हो, एक बार पढ़ते हो तो आपको कुछ और लगता है, फिर दोबारा पढ़ते हो तो आपको उसमें कुछ नई चीज़ मिल जाती है और वो चीज़ याद भी रहती है, याद रहती है ना। तो ये अभ्यास का नियम है। अभ्यास का नियम है यानी बार बार अभ्यास करने से बच्चे में जो स्थायी हो जाता है, जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाता है। तो ये तो दोनों रहे नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। तत्परता का नियम ये कहलाता है, यही आपका आंसर है, तत्परता का नियम। हम इसलिए सब चीज़ें समझते हुए चल रहे हैं, भले क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन जब आप ये सब चीज़ें समझ लेंगे तो आप अच्छा सा परफॉर्मेंस कर पाएंगे और कोई चीज़ आपसे छूटेगी नहीं। आपको अगर लॉन्ग में भी लिखना है तब भी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो तत्परता का ये नियम होता है, जैसे हम बैठे पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम अपने थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए हम स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो हम जब पढ़ने के लिए तैयार होंगे तभी हम पढ़ेंगे। घर वालों की ज़बरदस्ती से हम कभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे होते नहीं, किताबें खोले बैठे रहते हैं, मोबाइल से कह रहे हैं हम पढ़ रहे हैं और वो पढ़ नहीं रहते, कहीं गेम खेल रहे होते हैं, जैसी एज के अकॉर्डिंग वो वर्क करते रहते हैं मोबाइल में, लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं। और मम्मी पापा ये समझते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, भाई ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, कुछ लोगों से ये भी कहेंगे हमारा बच्चा दिन रात पढ़ता रहता है। लेकिन क्या है, जब वो तैयार नहीं है, यानी तत्परता का नियम ही यही कहलाता है कि वो अगर तैयार है, खुद से अंदर से वो तैयार है, तभी वो पढ़ेगा, वरना वो नहीं पढ़ेगा। पूरा दिन वो पुस्तक लिए बैठा रहा है, तब भी पूरा दिन वो मोबाइल लिए बैठा रहा है, नहीं, आपको लगेगा हमारा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन वो नहीं पढ़ेगा। और अगर तैयार है तो आप उससे कुछ कहो या ना कहो, क्योंकि एक वक्त होता है, एक एज ऐसी होती है, अभी छोटे बच्चों से बार बार कहा जाता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तब बच्चा नहीं पढ़ेगा, ठीक है। और अब अपने लोगों से कोई कह दे कि तुम 4 घंटे पढ़ लो और तुमको कोई काम नहीं करना है, तो अब पढ़ोगे, और जब जिस दिन टाइम नहीं मिलता है
तो यही होता है कि किसी तरीके से हमको थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो हम बैठ जाएं, हम सीख लें। तो ये क्या होता है, ये मैच्योरिटी पे भी बहुत निर्भर करता है। जब वो मैच्योर हो जाता है बंदा, तब उसमें ये तत्परता का नियम बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि ये भी एक होता है कि मैच्योरिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। उसके बाद है सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। तो इसमें हम समझ लेते हैं पहले ये हैं किसके किसके सिद्धांत। तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो हो जाता है वो किसका हो जाता है? तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत हो जाता है थॉर्नडाइक का। किसका हो जाता है? तो थॉर्नडाइक का हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। और ये आपका संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत हो जाता है किसका? तो ये हो जाता है पावलाव का हो जाता है। ठीक है, ये पावलाव का हो जाता है। और अनुकरण का मतलब होता है नकल का सिद्धांत। ये किसका हो जाता है? नकल का सिद्धांत। और अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत ये किसका हो जाता है? तो ये अंतर्दृष्टि या सूझ कोहलर का सिद्धांत इन्होंने क्या किया था? चिंपैंजी नामक बंदर पर, जिसका नाम सुल्तान था। तो सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थितियों में प्रत्यक्षीकरण के आधार पर, प्रत्यक्ष यानी सीधे, है ना, तो ये हो जाता है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है अर्जित प्रेरक, जागृत प्रेरक, निर्देशित प्रेरक या व्यवहार को परिचालित प्रेरक। तो अर्जित प्रेरक वो होते हैं जो हम लोग अर्जित करते हैं, और एक होता है जन्मजात प्रेरक जो हमको गॉड गिफ्टेड मिलते हैं। जब हमारा जन्म होता है हमको कोई रोना सिखाता है? नहीं। हमको मुस्कुराना सिखाता है? नहीं। हम जब भूख लगती है तो हम रोते हैं, है ना, प्यास लगती है तो रोते हैं, हिचकी आना, ये सब क्या है? तो ये सब जन्मजात प्रेरक हो जाते हैं। और अर्जित, जैसे हमने जो चीज़, जैसे हमने शिक्षा ग्रहण की तो ये क्या है? अर्जित। हमने जो चीज़ें सीखी, हमने बातें करनी सीखी, हमने लैंग्वेज सीखी, ये सब क्या है? ये अर्जित प्रेरक हो जाते हैं। तो वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से, अब ये हम सीखते कैसे हैं? हम भाई प्रयास करते हैं, इसमें अपना टाइम लगाते हैं, कहीं पे जाने वाला होता है वहाँ पे हम जाके चीज़ों को सीखते हैं, यानी हम अर्जित कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? प्रयास करके, है ना, अपना पैसा भी खर्च करते हैं, अपनी एनर्जी भी लगाते हैं, प्रयास भी करते हैं, तब हमको क्या मिलता है? अर्जित प्रेरक। वो क्या कहलाता है? तो वो अर्जित, यानी हम चीज़ों को अर्जित कर रहे हैं, ये हो जाता है। उसके बाद है अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं। तो ध्यान के अंतर्गत, कल्पना के अंतर्गत, रुचि के अंतर्गत, स्मृति के अंतर्गत। तो अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान। अब अच्छा बताओ, किसी की पहचान आप कैसे करते हो? भाई एक बार आपने देखा, किसी को देख लिया, अब दोबारा 2 साल 4 साल के बाद वो मिला, हमने इसको कहीं देखा है, इस बंदे को हमने देखा है, क्या करोगे आप अपनी जो मेमोरी है उसको, उसमें जाओगे, याद करोगे। भाई एक मेमोरी होती है, चिप जिसको, है ना, जैसे मोबाइल में होती है कि वो चीज़ें रखी हुई हैं, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसमें निकाल लेते हो। तो हमारे माइंड में भी इसी तरह से होती है। तो क्या करते हैं? हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं और वो याद आ जाती है। पुनः स्मरण यानी हम पुनः से उसको याद कर रहे हैं, यानी हम उसको, पहले हमने एक बार उसको पढ़ा था, अब दोबारा हम उसको समझ रहे हैं। या धारण या अधिगम, अधिगम लर्निंग, सीखना, यानी देखिए बार बार वही चीज़ निकल के आ रही है। तो स्मृति के अंतर्गत, क्योंकि वो चीज़ हमारे माइंड में चीज़ है और वो उसको हम क्या कर रहे हैं? फिर से हम उसको याद कर रहे हैं, तो स्मृति हो जाता है। वह प्राप्तांक जो किसी पदार्थ को 2 बार बराबर भागों में बांटता है क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। और बहुलक क्या होता है? जो बार बार आता है वही तो बहुलक होता है। तो इस तरह से आपका हो जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 के स्टार्ट हो गए हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। बिल्कुल सही बात है भाई। हमें ज़िंदा रहने के लिए, हमको अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और उसी प्रकार भाई समाज में रहने के लिए, सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, भाई समाज में रहेंगे तो शिक्षा। तो ये कथन किसका है? तो जॉन डीवी का ये कथन हो जाता है। ठीक है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक तो बुद्धि है, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, तो ये सभी क्या हो जाती हैं? तो ये सभी आपकी राइट हो जाती हैं। ठीक है भाई। बुद्धि है, प्रभावित करती है कि नहीं? यौन जिससे मतलब लिंग से यहाँ पे आका गया है।
और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये सभी तो उपयुक्त सभी ही हो जाता है। टोली की आयु, टोली किस एज में बनती है? देखिए, एक गंदी अवस्था जिसमें बच्चा क्या होता है, अपने आप को देखता नहीं, चाहे वो मिट्टी में लोट पोट रहा हो, उसके कपड़े गंदे हों, मतलब उसको कोई फिक्र नहीं है, बस उसकी एक टोली होनी चाहिए, वो खेलेगा। आप कहोगे कितना गंदा बच्चा है, लेकिन वो एज ही ऐसी होती है, तो वो होती है बाल्यावस्था, जिसमें टोली की एज होती है, और इसको टोली एज भी कहते हैं, गंदी एज भी कहते हैं इसको। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ये कथन किसका है? तो फ्रायड का हो जाता है। और उसके बाद है बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे कि खेलकूद की बिल्कुल छूट नहीं देनी चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अब शिक्षा है वो कैसी है हमारी, कि बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देनी चाहिए, और जहाँ पे नहीं वर्ड आ जाए ये नेगेटिव है, और नेगेटिव को आप आँख बंद करके उसको काट ही देंगे, उसको तो बिल्कुल ओके करेंगे ही नहीं, पॉजिटिव नहीं करेंगे। खेलों में रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चों को क्या है, खेल के माध्यम से शिक्षा दें। बच्चा ये समझे कि हम खेल रहे हैं, लेकिन आप रियलिटी में क्या कर रहे हैं, आप उसको शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन बच्चा समझ रहा है कि आप उसको खेल खिला रहे हैं। रचनात्मक यानी बच्चा क्रिएटिविटी कर रहा है, बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, और उसमें आप उसको इस तरह से शिक्षा दे रहे हैं, तो ये चीज़ सही है। गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। पहले शिक्षा कैसी दी जाती थी? गुरुकुल प्रणाली द्वारा, जिसमें क्या होता था, गुरु शिक्षा देते थे, और उसमें देखिए बच्चों को बहुत ज़्यादा सख्ती में रखा जाता था, सब चीज़ें थी। खैर, हाँ, पिटाई करने वाले अध्यापक शिक्षा, लेकिन पिटाई करना, मारना, उन्हें मानसिक प्रताड़ना देना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है, ये है वो है, बहुत पहले भाई कहा जाता था बच्चों को, कि कंपैरिजन दूसरों से किया जाता था, वो देखिए कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा पढ़ाई में है, तुम कुछ भी नहीं, मतलब मानसिक आप उसको टॉर्चर कर रहे हो। तो ये भी नहीं करना है, पिटाई तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, कुछ भी नहीं ऐसा बच्चे के साथ करना है। यानी सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, सदाचरण प्रस्तुत करना चाहिए, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग, और उपयुक्त सभी, तो ये आपका इसमें उपयुक्त सभी ही राइट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? तो सीखना, तर्क, चिंतन, कल्पना। तो सृजनात्मक यानी चिंतन आप कर रहे हो, कोई चीज़ आप क्रिएटिविटी कर रहे हो तो चिंतन करके ही तो आप कर रहे हो ना। तो ये चीज़, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। भाषा विकास पर, कहानी सुनना, काल्पनिक खेलों, क्रियाओं के अवसर उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या है, भाषा विकास पर, तो कल्पना के विकास में भाषा विकास पर भी ध्यान देना। कहानी सुनना, भाई बच्चों को क्या कर रहे हैं आप, कि उसको कोई कहानी सुना रहे हैं, वो कल्पना कर रहा है, ऐसा नहीं है कि एक परी आएगी, जैसे बच्चे को कहते नहीं कि एक ऊपर परी है, तो वो परी इमेजिन कर लेता है कि परी होती है, वाइट कपड़े पहने होती है, पंख लगे होते हैं। भाई उसने देखा नहीं, लेकिन उसने इमेजिन कर लिया, वो एक सफ़ेद घोड़े पर बैठी है, तो मतलब उसने इमेजिन कर लिया। एक राजकुमार उधर दूसरे घोड़े से आ रहा है, वो दूसरा घोड़ा में इमेजिन कर लिया, बादल में वो घोड़ा उड़ रहा है, तो मतलब वो घोड़ा उड़ भी रहा है बादल में, इमेजिन कर रहा है, सोच रहा है, कल्पना कर रहा है। तो ये भी हो जाता है। काल्पनिक खेलों क्रियाओं के लिए अवसर भी देना, और जहाँ पे अवसर की बात आ जाए उससे अच्छा आंसर ही कोई नहीं है। तो यानी ये सभी सही है, तो इसलिए उपयुक्त सभी है, राइट हो जाता है। थॉर्नडाइक ने दिया प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, उपयुक्त सभी इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रभाव का नियम, जैसे हम क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, प्रभाव दो तरह से पड़ता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, और जब शाबाशी देते हैं तो उसको, हाँ भाई बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, तो ऐसा। और अभ्यास का नियम, बार बार आप चीज़ों को पढ़ रहे हो, दोहरा रहे हो। और तत्परता यानी बच्चा तैयार है। प्रेरणा होती है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रेरणा होती है, तो यानी आ और बा दोनों विकल्प सही हैं, तो यानी कि ये सही हो जाएगा। जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन, देखिए कितनी बार रिपीट क्वेश्चन हुआ, यानी कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, है ना, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं ना। जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास, तो 4 स्टेजेस हैं, संवेदीगामक और पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त या औपचारिक, है ना, ये हो जाती हैं आपकी। और इसमें स्टेज, पहली स्टेज हो जाती है 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से प्लस हो जाती है, 11 से 18 भी कह सकते हैं। जीन पियाजे द्वारा बालक ये हो गया। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है, मानसिक शक्तियों का विकास, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत और उपयुक्त सभी, तो इसमें आपका उपयुक्त सभी राइट है।
वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? वही चीज़ आ गई। अभी देखिए बताया कि जो प्रयास से आप कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, प्रयास है, आप सीख रहे हो, प्रयास है, और आप कहीं भी कोई भी चीज़ सीख रहे हो, वो प्रयास है, वो अर्जित है। और जन्मजात जो आपको गॉड गिफ्टेड मिली, हंसना, मुस्कुराना, हिचकी लेना, रोना, भूख लगने पर बच्चा रोता है, भूख लगने पर बच्चा, प्यास लगने पर बच्चा रोता है, दुख हो रहा है तो वो रो रहा है, यानी रोना, तो वो क्या, वो जन्मजात उसको मिला है। हाथ पैर हिलाना डुलाना, वो सब क्या, उसने कहीं से सीखा नहीं, वो जन्मजात है। लेकिन अर्जित वो है जो वो प्रयासों से सीख रहा है। भाई आप शिक्षा ले रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही सरलता से चीज़ों को समझ रहे हो, बहुत ही सरलता से। भाई उसमें पैसे का भी इंतज़ाम करना होता है, फिर उसके बाद सीखना भी होता है, मतलब प्रयास बहुत करने रहते हैं, है ना। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन वुडवर्थ का है, मैकडूगल का है, स्किनर का है, रॉस का है, तो ये वुडवर्थ का हो जाता है। ठीक है। और आंकड़ों के प्रकार हैं आवर्गीकृत, वर्गीकृत, आवर्गीकृत और वर्गीकृत, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका थर्ड ऑप्शन अवर्गीकृत और वर्गीकृत हो जाता है। अब यहाँ पे आपके 2021 के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं। चलते हैं भाई, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थोड़ा सा लॉन्ग क्लास रहेगा, लेकिन आपको एक ही क्लास में सभी चीज़ें, यानी जितने भी आपके अति लघु के टाइप क्वेश्चन है, सॉरी अति लघु नहीं चल रहे हैं, बहुविकल्पीय टाइप चल रहे हैं। थोड़ा सा हो जाता है, ज़बान फिसल जाती है क्योंकि लॉन्ग क्लासेस होती हैं, तो थोड़ा सा हो जाता है। तो यहाँ पे बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस चल रहे हैं ना। बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो स्टेनले हॉल का है, स्किनर का है, ब्रूनर का है, क्रम्प्रो का है, तो स्किनर हो जाते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो विलियम जेम्स, अरस्तु, वॉटसन, प्लेटो, तो आपका वॉटसन, यानी ये सही है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र कौन सा है? तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। देखिए यहाँ ये इसमें कहाँ पे है? तो IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यही आपका सही है। ठीक है। बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है, ये कथन गेरिसन का है। तो यहाँ पे हमने देखिए सिर्फ आपको आंसर ही आंसर बता रहे हैं, क्योंकि आपके टाइम की भी बचत हो जाए, और जहाँ पे डिस्कस करने वाला है भाई, तो वहाँ पे डिस्कस ज़रूर करेंगे, वो भी आप ही लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 4 ऑप्शन हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो 4 स्टेजेस हैं, अभी बताया, संवेदीगामक और पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त या औपचारिक। बाल विकास का तात्पर्य है अभिवृद्धि, स्वास्थ्य, अभिरुचि, कर्मिक परिवर्तन, क्योंकि कर्मिक परिवर्तन है भाई। बाल विकास क्या है? कर्मिक परिवर्तन वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है। सृजनात्मकता, प्रत्यक्षीकरण, अभिरुचि, बुद्धि, तो मानवीय योग्यता जिसके द्वारा किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है, तो वो क्या होता है भाई? बुद्धि से ही तो करेंगे ना ये सभी चीज़ें। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? तो त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नस्टन, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड ने दिया, इसलिए आपका सा ऑप्शन राइट है। TAT परीक्षण की कार्ड संख्या कितनी है? तो 10 + 10 + 10 ये आपकी हो जाती है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? तो अभ्यास आपने किया, आपने अनुभव किया, तो यानी आप अधिगम है ना, होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा भैया? अधिगम है। भाटिया बेटी परीक्षण संबंधित है, तो अभिरुचि से, व्यक्ति से, बुद्धि से, तो बुद्धि से हो जाता है। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि IQ कितनी होगी? तो हमने एक बताया था मावा से गुणे 100, यानी क्या होगा? मानसिक आयु, यहाँ पे देखिए मानसिक आयु कितनी है? तो 15, और वास्तविक आयु कितनी है? तो 10, और गुणे 100, है ना। तो आपका हो गया, तो यहाँ पे आप काट देंगे और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यानी आपने 1 0 से 1 0 काट दिया, और 10, और आपका हो जाएगा 150, तो ये आपका राइट हो जाएगा। सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक तो कोहलर, इन्होंने किस पे किया? तो चिंपैंजी, बंदर पर किया, और चिंपैंजी पर उसका नाम क्या था? तो सुल्तान था। ठीक है ना। क्या क्या था? तो पिंजरे में बंद कर दिया था, केले ऊपर लटका दिए थे, उसमें सूझ आई, और उसने क्या किया? केले को उतार के और उसने खाया था। कैसे? संदूक के ऊपर संदूक रख के, और दूसरे प्रयोग में स्टिक्स को जोड़कर, है ना।
प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है या कथन किसका है, तो गुड का हो जाता है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ये कथन है, रॉस का हो जाता है। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है, तो 0 से 18 वर्ष ये हो जाता है आपका। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है कब तक, तो किशोर अवस्था तक बुद्धि का विकास हो जाता है। और ये स्टेज क्या कहलाती है, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या अब आपके माइंड में आएगा 206, मगर ऐसा नहीं है, 270 होती हैं नवजात शिशु में। फिर उसके बाद क्या होती है, फिर बढ़ती हैं और उसके बाद में 270 से बढ़कर 300 प्लस हो जाती है। फिर जब वयस्क एज आती है तब वो होती है 206। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो क्या है, तो सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाता है प्रेरणा। कोई प्रेरणा करता है यानी आपको मोटिवेट करता है तो आप सीखते हैं, नहीं करता है, डिमोटिवेट करता है तो आप उसको क्या करते हैं, आप हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आप नहीं सीखते हैं। सीखने की सही परिभाषा अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। भाई सीखने में क्या है, अनुभव में और प्रशिक्षण द्वारा क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन, और जो दिखाई भी पड़ता है। आप देखेंगे कि जो बंदा जैसा होता है वो दिखाई पड़ जाता है। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया, तो थॉर्नडाइक ने किया। किस पे किया थॉर्नडाइक ने प्रयोग, तो पावलोव का क्या था, कुत्ता, थॉर्नडाइक की तो बिल्ली थी। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके चारित्रिक विकास। भाई नैतिकता जहाँ पे आती है तो वहाँ पे तो चारित्रिक विकास ही तो होगा ना। निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है, तो बहिर्मुखी, सैद्धांतिक, भक्तिहीन, राजनीतिक तो बहिर्मुखी हो जाता है। उसके बाद है आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, कैसा होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सभी। तो जो आत्म केंद्रित होता है वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला होता है बंदा। चिंतन के साधनों में एक है, क्या है, संकेत, रटना, गुणों का विश्लेषण, सामान्यीकरण, तो संकेत हो जाता है। बालक के अभिप्रेरणा यानी बालक में भी प्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता, उपरोक्त सभी। तो बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने तो ये सभी हो जाते हैं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें फ्रेंड्स। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है या कथन किसका है, तो स्काउट का है, जेबस का है, रायबर्न का है, रॉस का है, तो आपका स्काउट हो जाता है। सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वो संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है या जिज्ञासु होता है। तो सृजनात्मक यानी जो क्रिएटिविटी करके सीख रहा है तो वो जिज्ञासु ही तो होगा ना। संवेग का प्रकार नहीं है तो भय, प्रेम, क्रोध है लेकिन ध्यान नहीं है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। फ्राइड के अनुसार आक्रामकता का कारण है क्या है, उच्च अधिगम, उद्दीपन, जिज्ञासा, उपलब्धि, प्रेरक, तो यहाँ पे उद्दीपन हो जाता है। बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है, तो 0 से 18 वर्ष। ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। बाल विकास उपयोगी है बालकों के लिए, शिक्षकों के लिए, बालकों एवं शिक्षकों दोनों के लिए। भाई बाल विकास जो है वो दोनों के लिए उपयोगी है। अब यहाँ पे 23 स्टार्ट हो गया यानी 2023 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है तो प्रसार इसमें हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, कितनी बार आएगा भाई, कितना इंपॉर्टेंट है, तो 3, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 270 होती है और वयस्क में 206 होती है। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक तो कौन है, स्किनर हैं। इन्होंने किस पे किया, तो 1938 ईस्वी में इन्होंने चूहे पे प्रयोग किया और 1943 यानी 5 वर्षों के बाद इन्होंने कबूतर पे किया। इन्होंने क्या किया कि चूहे को बंद कर दिया और वो क्या कर रहा था, इधर उधर। भाई भूखा चूहा होगा तो वो कुछ तो करेगा, वो ऐसा नहीं है चूहा फिर खामोशी से बैठ जाए, तो वो चूहा ही क्यों और फिर भूखा है। तो वो क्या कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था। यहाँ पे एकदम से उसका पैर पड़ा, खट की आवाज़ आई और उसका पिंजरे का दरवाज़ा गया खुल और यहाँ पे उसका क्या रखा था, भोजन रखा था तो उसको प्राप्त हो गया। अब उसको जब भूख लगे तो वो फिर से इतने ही उछल कूद मचाने लगे। तो वो क्या था, पहले अगर मान लीजिए 1 मिनट लगा तो दोबारा में
कुछ सेकंड तो कम हुए होंगे, हो सकता है 55 सेकंड लगे हों, फिर तीसरी बार उसने किया हो तो 50 सेकंड लगे हों, फिर उसके बाद क्या हो, तो ऐसे ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आया जब उसको भूख लगी, तो उसने क्या किया, जो यहाँ पे ये लगा हुआ था तार टाइप का जिससे खुल जाता था, तो इसी पे पैर पड़ गया, मतलब कर देता था, और उसके बाद वो दरवाज़ा खुल के और उसको भोजन मिल जाता था। यानी कहने का मतलब है कि आप जितना ज़्यादा क्या करेंगे, एक बार में चीज़ें नहीं आएंगी, 2 बार में नहीं आएंगी, 3 बार में नहीं आएंगी, लेकिन आप बार बार प्रयास करेंगे तो चीज़ों को सीख ही जाएंगे। ये चीज़ें है ना। तो स्किनर का हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, 1938 में इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था, और 1943 में इन्होंने किया था कबूतर पर। और आपका हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है किशोर अवस्था में। बता चुके हैं हम आपको कि किशोर अवस्था कैसी एज होती है, तनाव, तूफान और संघर्ष की एज होती है। ये कब से, तो 12 से 18 वर्ष, कहीं कहीं पे आपको 13 से 18 वर्ष, किसी किसी में 22 वर्ष तक की भी ये एज जाती है। और इस एज में बच्चा समझ नहीं पाता हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि इतने शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक भी होते हैं, वो समझ ही नहीं पाता है। तो इसीलिए ये और इसमें चाहे तो बच्चा आपराधिक भी बन जाता है, और बच्चा ऐसा भी बन जाता है, क्योंकि यही एज एक ऐसी होती है जिसमें भविष्य का चुनाव होता है। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। तो शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यावसायिक विकास में सहमत। तो संज्ञानात्मक बुद्धि से होता है, जैसे कहते हैं आपके संज्ञान में, यानी आपकी जानकारी में, यानी बौद्धिक विकास से। तो ये हो जाता है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण, अवधान या कथन है डम्बिल का। और यहाँ पे आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है कब तक, तो किशोर अवस्था तक बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है। और ये सब देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक, तो प्रेरणा, मोटिवेशन, मोटिवेट, कोई आपको मोटिवेट कर देता है, आप मोटिवेट हो जाते हैं। अगर अभी हम आपसे रोज़ कहने लगे आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप भविष्य में कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो आप क्या करोगे, जब मैम कह ही रही हैं तो सच में शायद मैं कुछ कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती। लेकिन हम आपसे रोज़ कहें कि आप कर क्यों नहीं सकते, जब मैं ऐसा कर रही हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, है ना। मैंने डीएलएड क्लियर किया तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, मैंने और एग्ज़ाम क्लियर किया तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, मैं आज जहाँ पे हूँ वहाँ पे आप क्यों नहीं हो सकते। तो आप कहोगे मैम तो सही कह रही हैं, क्योंकि ये भी तो इंसान है, ये तो कर रही हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ। तो आप आगे बढ़ोगे, जितनी भी समस्या आएंगी। और एक चीज़ और भी मैं बताती हूँ कि समस्याएं भाई बहुत आती हैं। जब भी आप कोई वर्क स्टार्ट करेंगे तो बहुत समस्या आएंगी, इतनी समस्या आएंगी, यहाँ तक आपकी जो फ्यूचर, यानी फ्यूचर में तो जो होने वाला है उसकी प्रॉब्लम तो आपके सम्मुख रहती ही, जो पास्ट में हो चुका होता है उसकी भी समस्या आपके सम्मुख आती हैं, और जो प्रेजेंट में चल रहा होता है, मतलब तीनों जो काल है वो काल बनकर ही घेरते हैं। और जो आसपास के बंदे हैं वो इतना टॉर्चर करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं कि आप सह नहीं सकते। लेकिन क्या है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें सहना रहता है, क्योंकि जिसने सहना सीख लिया और तो वो सक्सेस हो के रहेगा, है ना। और एक दिन वही लोग कहते हैं कि भाई वाह, कि ये लड़की या लड़का कुछ तो था, मुझे पता था ये कुछ ना कुछ तो बन के ही दिखाएगा। बाद में कहते नहीं कि जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं तो अकेले होते हैं, और जब हम जीत जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो एक कारवां बन जाता है, और वो कारवां फिर क्या करता है, सिर्फ आपका ही गुणगान करता है और आपके लिए तालियां बजाता है। तो ये चीज़ हो जाती है। चलिए खैर, बालक के भी प्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अनुवांशिकता का वाहक होता है, तो जीन्स, जो अनुवांशिकता है वो जीन्स। और व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि प्रक्षेपण हो जाती है। यहाँ पे हम डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे लगेगा वहाँ पे कर देंगे, बाकी सभी हो चुके हैं। भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है, तो बुद्धि से संबंधित है, क्योंकि बुद्धि का परीक्षण किया जाता है ना इससे। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है, तो चिंतन के रूप में होता है, क्योंकि जब चिंतन करता है बच्चा क्रिएटिविटी करता है, चिंतन करता है, चिंतन ही तो करता है ना, तभी तो वो कर पाता है कि हमें ऐसे करना है। आपने एक दे दिया, आपने एक टॉपिक दे दिया कि आपको इस तरह से आपको ये चीज़ बना के लानी है। अब बच्चा क्या कर रहा है, उसमें चिंतन कर रहा है कि हमें किस तरह से बनाना है, किस तरह से क्या करना है, तो वो चिंतन होता है।
उसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाता है कि पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। भाई बहुत बार आ चुका है, ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं 4 हो जाती हैं और कई बार हम बता भी इसको चुके हैं। तो अब यहाँ पे चलिए बता ही देते हैं। 4 स्टेजेस होती हैं। संवेदीगामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष ये हो जाती हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने देखिए पावलाव का कुत्ता भी पढ़ लिया, थॉर्नडाइक की बिल्ली भी पढ़ ली, कोहलर का चिंपैंजी भी पढ़ लिया, और स्किनर का चूहा भी पढ़ लिया। सबके बारे में हमने पढ़ लिया, बाल विकास के बारे में पढ़ लिया, अवस्थाएं पढ़ ली, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, शिशुअवस्था, सभी स्टेजेस को भी पढ़ लिया हमने। हड्डियों की संख्याओं को भी पढ़ लिया, यानी ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी आपके जो टॉपिक रह गए हैं वो आपके लघु उत्तरीय में हम लोग क्लियर करेंगे और अति लघु उत्तरीय में क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर आपने ये 3 क्लासेस देख ली तो बाल विकास में तो आप कहते नहीं फोड़ दोगे, यानी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप करोगे। तो हम ये नहीं कहते कि आप बहुत ज़्यादा कहीं से आप समेटो, चीज़ों को इकट्ठा करो। अगर आपने 3 क्लासेस कर ली तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स लास्ट में कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करें, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो शेयर करें, क्योंकि इससे क्या होता है हमारा एक परिवार बढ़ता है, और जितना परिवार बड़ा होता है उतना ही क्या होता है हम उतने मजबूत बनते हैं। तो मजबूत बनने के लिए तो फैमिली तो बड़ी करनी ही पड़ेगी, और दूसरी बात ये भी हो जाती है कि आपका सपोर्ट हमें चाहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से हम यहाँ पे हैं। तो हमें और भी आप सपोर्ट करेंगे तो हम और भी आगे बढ़ेंगे, और आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे नोट्स लेकर आएंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ें लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें, क्योंकि हम लोगों का साथ बहुत लॉन्ग होने वाला है, क्योंकि अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और उसके बाद सीटेड और आपका सुपर टेट। तो सभी चीज़ें आपको यहीं आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। थैंक यू।